वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कुछ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना था। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, होता क्या है, आप जानते हैं जितने भी आपके मैटर होते हैं, किसी भी प्रकार का मैटर हो, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बिल्डिंग ब्लॉक्स के जुड़ने से बना होगा। इसका मतलब इसमें क्या हो सकते हैं, जो मैटर्स होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। किस चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? मीन्स एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कहलाता है उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, इससे छोटा कोई और पार्टिकल हो नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। और इन्हीं एटम्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं उन्हीं को मिलाकर क्या होता है, एक मैटर का फॉर्मेशन होता है। और इन्होंने कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन किए थे। जैसे उन्होंने बताया था जो एक नैनोमीटर होता है वो लगभग 10⁻⁹ मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और हम जानते हैं जो आपका 10⁹ नैनोमीटर की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1 मीटर के बराबर। ये कन्वर्जन आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। जैसे इन्होंने क्या किया कि हम अभी ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसका भी साइज पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए होता क्या है कि आपने देखा जितने भी एटम्स होते हैं वो जब एक साथ मिलते हैं तो वो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का जो साइज उन्होंने नोटिस किया था दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 नैनोमीटर के बराबर, 10 मीटर के बराबर। ओके, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल का अगर स्टडी किया जब उन्होंने, तो वाटर मॉलिक्यूल स्टडी करने में पता चला तो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर के अक्रॉस। इसका मतलब यह है डाल्टन ही सबसे पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखा। और उन्होंने सिंबल्स एलिमेंट्स को क्या किए, अलग अलग सिंबल दिए। मीन्स, और एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका नाम था बर्जीलियस। जो बर्जीलियस थे उन्होंने सबसे पहले यही सजेस्ट किया उनको कि किसी भी सिंबल का नाम कैसे लिखा जाता है, हाउ टू मेक सिंबल ऑफ एलिमेंट, कैसे किसी एलिमेंट का सिंबल बनाया जा सकता है उनके पहले के एक या दो लेटर्स को यूज करके। ये जो तरीका था ये बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था सबसे पहले। और डाल्टन जो थे उन्होंने जब कई सारे एटम्स की स्टडी की तो उन्होंने कुछ एटम्स के सिंबल इस तरीके से दिए। जैसे अगर इस तरीके से कोई एटम हो तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। यदि इस तरीके से कोई एटम हो तो इसे हम कहेंगे कार्बन। यदि सिंबल कुछ ऐसा हो तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन। और अगर इसके बीच में ऐसा कोई सिंबल होगा तो इसे हम कहेंगे फॉस्फोरस। तो ऐसे ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे उन्होंने सिंबल दिए डाल्टन ने। लेकिन उन्होंने जब नेम देने की कोशिश की इन सभी को, मीन्स जितने भी नेम आपके डिराइव हुए हैं एटम्स के, दे ऑल डिराइव्ड फ्रॉम, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनसे डिराइव हुए हैं। जैसे हम जानते हैं पहले एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ अलग अलग जगह से मिलते थे और जिस प्लेस से जो एलिमेंट फाउंड होता था उस प्लेस का नाम से उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, पहला आप पढ़ रहे हैं इसमें अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ प्लेस, जहां वो पाया गया उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। ठीक है ना। तो जैसे अगर एग्जाम्पल में पढ़े तो कॉपर, आप जानते हैं कॉपर को साइप्रस से खोजा गया था इसलिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग नेम कॉपर रख दिया गया। ऐसे ही दूसरा हम कह सकते हैं कि कलर्स के आधार पर, नेम ऑफ कलर्स के आधार पर इसका नाम दिया गया, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी होगी उसके आधार पर इसका नाम दिया गया। जैसे गोल्ड है आपके पास, गोल्ड का जो कलर है वो कैसा है, येलो कलर का है। ओके, तो एक इंग्लिश वर्ड है, उस इंग्लिश वर्ड का मतलब गोल्ड का मतलब होता है क्या, येलो। इंग्लिश का मतलब हो गया ब्रिटिश वर्ड। ओके, जहां वो लैंग्वेज यूज होती है। तीसरा आपका जैसे हम तरीका कर सकते हैं आईयूपीएसी का। ये जो दो बातें थी पहले की, ये दो बातें एंशिएंट समय की थी, पहले के समय पे जब वो एलिमेंट्स की बात की जाती थी। अब जो बात की जा रही है आईयूपीएसी वो आजकल का समय है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक प्रकार का साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है
और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है किसी भी एलिमेंट के सिंबल, है ना, किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है उसको निर्धारित करना, और जैसा सिंबल ये निर्धारित करेगा और जो भी नेम ये इसको डिफाइन करेगा, वही नेम, वही सिंबल और वही यूनिट हमें क्या है वर्ल्ड वाइड माननी पड़ती है। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, ग्राउंड टर्म्स होते हैं, जिनके बेस पर क्या होता है आईयूपीएसी सिस्टम के आधार पर एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ओके, तो इसमें भी जैसे सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सिंबल कैसे दिया गया आईयूपीएसी के हिसाब से। पहला तरीका कि हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एटम का। जैसे 1 और 2 वर्ड्स में कैसा आ गया, हाइड्रोजन बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं हाइड्रोजन कहूंगा तो उसका सिंबल H। ओके, ये सिंबल हो चुका है इसका। ओके, ऐसे ही ये 1 वर्ड है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हीलियम की, तो हीलियम का जो नाम है He, या तो पहले का वर्ड या तो पहले के 2 वर्ड यूज करके अगर हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आईयूपीएसी का एक रूल है। इसी तरीके से हम दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जो पहला लेटर होता है हमेशा याद रखिए पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए इसमें, और दूसरा जो लेटर होगा आपका, अगर उसमें दूसरा लेटर होगा तो वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। जैसे आपने हीलियम में देखा, हीलियम में पहला कैपिटल है और छोटा वर्ड जो दूसरा वर्ड है वो कैसा है, स्मॉल लेटर में है। ओके, तो और ऐसे ही एल्यूमिनियम का अगर आपसे बोला जाए लिखने को तो आप कैसे लिख सकते हैं एल्यूमिनियम को, AL ऐसे लिखेंगे आप, ना ही आप इसको AL। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं गोल्ड लिखने को तो आप गोल्ड कैसे लिख सकते हैं, AU, ये सही है, लेकिन A और U क्या है, गलत है। ऐसे ही अगर आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कह दी, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, CO। ओके, क्योंकि एक कार्बन है और एक ऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बट कोबाल्ट लिखने को कहा जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं, CO, ये सही है, लेकिन CO लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि गलत क्यों होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे। तो ये कुछ नियम है जिसके अकॉर्डिंग जो है सिंबल दिए गए थे। इसके अलावा तीसरा जो कहा था सिंबल के बेस पर, जैसे ऑरिजिन होता है, किसी चीज का भी ऑरिजिन बोल सकते हैं। जैसे वो ऑरिजिन लैटिन वर्ड से हो सकता है, या फिर वो ऑरिजिन जर्मन वर्ड से हो सकता है, या फिर वो ऑरिजिन कहाँ से हो सकता है, ग्रीक वर्ड का हो सकता है, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। जैसे अगर मैं आयरन की बात कहूँ तो आयरन Fe से इंडिकेट करते हैं हम। ओके, इसका मतलब ही होता है फेरम। ओके, ये जो फेरम वर्ड है, मींस फेरम का मतलब क्या है, एक लैटिन वर्ड है, तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें होती है। ऐसे अगर पोटेशियम की बात कहते हैं तो पोटेशियम को K से इंडिकेट करते हैं। ओके, लेकिन इसका जो वर्ड है, ये वर्ड आया है कैलियम शब्द से। ऐसे ही सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम को हम Na इंडिकेट करते हैं, और ये वर्ड आया है नेट्रियम से। ये सभी वर्ड आपके कोई लैटिन वर्ड हैं, या फिर कोई ग्रीक वर्ड है, या फिर कोई जर्मन वर्ड है, तो उनका कोई ना कोई मतलब होगा। उस मतलब के आधार पर क्या किया है, इन सभी एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन किया गया है। ये तो कुछ बातें थी आपके कि किस तरह से हम किसी भी एटम को सिंबलाइज कर सकते हैं, या किसी एटम को सिंबल्स के जरिए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और आईयूपीएसी के आधार पर हम कैसे किसी एटम या किसी एलिमेंट का जो है सिंबल इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, अब इन्हीं एटम के पास जो होता है एक इनका स्पेसिफिक फीचर होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास होता क्या है और ये आया कहाँ से, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, डाल्टन की थ्योरी के अनुसार, डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। मीन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम एटम से बने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसका मतलब इनका जो क्वांटिटी थी ना कहीं एटॉमिक मास से क्या कर रही थी, कोरिलेट कर रही थी। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट दिया गया था डाल्टन के द्वारा, ठीक है ना, तो हर एक एलिमेंट की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो दूसरा लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन्होंने डाल्टन ने
इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो जिस वजह से बाकी साइंटिस्टों का जो केंद्र था वो इधर की ओर मुड़ गया और इसके एटॉमिक मास पर डिपेंड किया। अब ऐसा ही क्यों कि एटॉमिक मास पे ही डिपेंड क्यों किया, क्योंकि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो इस चीज पर निर्भर था कि यदि कोई वाटर का मॉलिक्यूल H2O है तो हमेशा उसका जो रेशियो रहेगा 2:16 कितना रहेगा, 16 के अनुपात में रहेगा। ये जो बात कही थी, ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी। और ये जो आपका अमोनिया हो गया वो आपका रहेगा 14:3 के रेशियो में। ये जो बातें हैं सभी की सभी ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। तो ऐसे ही हमने देखा कि कैसे ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। इस आधार पर जो साइंटिस्ट थे वो प्रॉम्प्टेड आउट हो गए और उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास को निकालना शुरू किया। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या था कि जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास था उस इंडिविजुअल एटॉमिक मास को निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल एटॉमिक मास। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूसरा तरीका निकाला और उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका कैसा है देखिए। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, हम जानते हैं क्लोरीन C35 और क्लोरीन हो गया आपका 37 वाला, ठीक है। ये 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, नेचर में पाए जाते हैं। इस क्लोरीन का अबेंडेंस कुछ ना कुछ होगा। मान के चलिए इसका अबेंडेंस आपका अर्थ क्रस्ट में X है और इसका अबेंडेंस क्या है Y, और दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं 100% को। ओके, मीन्स 100% में से कुछ परसेंट ये पाया जाएगा और कुछ परसेंट ये पाया जाएगा। तो ऐसे ही इसका रिलेटिव अबेंडेंस कैसे निकाला जाएगा, मीन्स इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको निकालने का तरीका है कि जो भी इसका एटॉमिक मास है दैट इज मास नंबर बोलते हैं, उसको उसके रिलेटिव अबेंडेंस से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से उसमें ऐड किया जाता है दूसरे वाले आइसोटोप को 37 इंटू वाई, और जितने भी आइसोटोप्स आपके उस क्लोरीन के पाए जा रहे हैं नेचर में उनकी क्वांटिटी। तो यहाँ क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं तो 2 से उसको डिवाइड किया। तो इस तरह से क्या होता है, क्लोरीन का हम जानते हैं जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आया वह 35.5। तो ये क्लोरीन का एटॉमिक मास इस तरीके से निकाला जा सकता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं, इन आइसोटोप्स की जो क्वांटिटी होती है ऊपर वाली, इनको हम मास नंबर्स कहते हैं। और जब इन मास नंबर्स का एवरेज निकाला जाता है रिलेटिव अबेंडेंस के साथ तो उसका क्या निकल के आता है, एटॉमिक मास निकल के आता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि आगे चलकर इस रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बोला। और ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे ऐसे एटम्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनका रिलेटिव एटॉमिक मास हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, ओके। और इसी तरीके सोडियम होता है आपका 23, मैग्नीशियम आपका 24, सल्फर आपका 32, और क्लोरीन भी आता है आपका कई बार एग्जाम में 35.5, कैल्शियम होता है आपका 40। इतने जो आपके रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, अगर आप इनको याद कर लें तो एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल जो है आसानी से हो सकते हैं। ओके, तो हमने इतनी बातें जानी एटम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए मॉलिक्यूल होता क्या है, हम जानते हैं जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इस प्रकार से बनने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसी तरह से अगर कोई ए एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा तो उससे बनने वाले सब्सटेंस को भी हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सेम और डिफरेंट एटम्स। जब 2 कंबाइन होते हैं और मोर देन 2 एटम्स भी कंबाइन होते हैं तब भी वो मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर कैसे बनता है, आप जानते हैं इसमें वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का है। तो तभी जाके आपका वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किया है। मीन्स यहाँ क्वांटिटी 2 से अधिक हो चुकी है एलिमेंट्स की टोटल, तो 2 और 1 3। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे NH3 का एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनिया में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे। नाइट्रोजन जो होता है 1 रेशियो में है लेकिन हाइड्रोजन 3 रेशियो में डाला गया है। हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जब ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो O2 कहलाता है, और एक एटम जब दूसरे एटम्स के साथ मिलता है और O2 का फॉर्मेशन करता है तो उसे डाई एटॉमिक कहते हैं, ओके। ऐसे ही अगर ओजोन को 3 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएं तो ये जो फॉर्मेशन करता है इसे कहते हैं हम ओजोन, ओके।
तो नंबर ऑफ एटम्स जब एक साथ जुड़ते हैं वही डिफाइन करते हैं उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। तो एक टर्म यहां से निकल के आता है आपका नया टर्म, दैट इज नोन एज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में क्या होता है, मींस इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो वो उसको एटोमिसिटी कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी आपको देखने को मिलती है, जैसे आर्गन मोनो एटॉमिक कहलाता है। इसी तरह से आपका जो हीलियम होता है वो भी मोनो एटॉमिक कहलाता है। ऑक्सीजन जो होता है आपका डाई एटॉमिक कहलाता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन बोला जाए तो हाइड्रोजन भी हमेशा क्या होता है, डाई एटॉमिक होता था। नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में। क्लोरीन भी जो होता है डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस जो होता है वो P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। और इसी तरह से सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उस बेस पे ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक में कैटेगराइज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे एटम्स थे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे इस बेस पे, तो आप वो उस चीज को करेंगे। तो ये जो बातें थी आपकी थी मोनो एटॉमिक के बारे में। अब अभी क्वेश्चन आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए जैसे आपसे बोला गया किसी भी मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल है। जैसे आपके पास कंपाउंड फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है या फिर अमोनिया है और या फिर CO2 है। ये कंपाउंड है, इसमें से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा हमें ये देखना है। इसका मतलब ये होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। जैसे वाटर की बात करते हैं, वाटर में आप देख रहे हैं कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, आपका एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और इनका जो रेशियो है मिलने का वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1:8। ऐसे अगर NH3 की बात करें तो इसका रेशियो क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन 14:2 और हाइड्रोजन 3 रेशियो में पाया जाता है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में पाए गए हैं, 3:8 रेशियो में। ये जो रेशियो आया कैसे, देखिए आप जानते हैं अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का जो एटॉमिक मास होता है आप जानते हैं 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16। देखिए कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसको कनेक्ट किया तो किस रेशियो में आया है, 1 जा और 8 जा, तो 1:8 रेशियो निकल के आ गया। ऐसे अगर अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है। तो नाइट्रोजन जो होगा वो कितने हैं टोटल, 1, तो ये 14 निकल के आएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था तो कितने टोटल हाइड्रोजन है, 3, तो कितना निकल के आएगा 3। तो जो रेशियो है सिंपलेस्ट रेशियो भी यही है इसका, दैट इज 14:3। ऐसे ही आप CO2 में भी देख सकते हैं। CO2 के केस में क्या होगा, देखिए आपके पास CO2 में एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। कितने कार्बन है, 1, तो 12, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 32। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट किया तो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, तो ये आ गया आपका 3:8 रेशियो, और ये निकल के आपका 3:8 आ गया। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनमें जो उनका रेशियो है सिंपलेस्ट होल रेशियो, वो कितनी क्वांटिटी में पाया जाएगा निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका, बोला जाता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, एक वाटर मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसा होता है, वाटर H2O। ओके, तो H2O में हम देखेंगे एलिमेंट की कैटेगरी यहां लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन।
और हाइड्रोजन और एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है रेशियो बाय मास होंगे, वो कैसे होंगे? रेशियो बाय मास, मास का रेशियो इसका कितना है 1 और 8 ऑक्सीजन का। अभी हमने यहाँ देखा था 1:8 आया था ना, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, रेशियो बाय मास इनका 1:8 है। और ऐसे ही इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है आप जानते हैं, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, मीन्स कितने मोल्स इसमें निकलेंगे। तो ये कैसे करेंगे, जो इनके मास का रेशियो है उनको डिवाइड कर दीजिए एटॉमिक मास से। तो मास का रेशियो 1 और एटॉमिक मास 1, मास का रेशियो 8 और एटॉमिक मास 16, तो ये निकल के आया 1/2 और ये निकल के आया 1। आप जानते हैं ऑक्सीजन कभी हाफ ऑक्सीजन कभी होता नहीं है, तो इसको हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो इससे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, और इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो हम जानते हैं इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आया है वो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 2 and 1। और इस पूरी इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो कितनी होगी 2, और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 1। तो इससे बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा H2 एंड ऑक्सीजन 1, वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम है उनका रेशियो पूछा गया था, तो वो रेशियो आपने इस तरीके से प्रूफ कर लिया। तो ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आपका टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन बनता है तो उस तरीके से बनता है। तो इस क्वेश्चन से आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको लगातार प्रैक्टिस में रखिए। ओके, ऐसे ही कुछ एटम्स और कुछ एलिमेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें चार्जेस होते हैं, लेकिन वो जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी H2SO4 सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटता है। ऐसे ही H3PO4 ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें भी इसी तरह से डिकम्पोजिशन होता है और PO4 3 नेगेटिव बाहर निकलता है। एक होता है H2CO3, इसमें ट्वाइस H पॉजिटिव डिकम्पोज होता है और CO3 2 नेगेटिव के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ही आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में और सुना होगा, जैसे NaCl, आप ये जानते हैं किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। चाहे हम कोई बेस क्यों ना ले ले, NaOH, वो भी किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब आप ये जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक एटम एग्जिस्ट करता हो, जैसे NaCl में जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा था, तो ये डिफरेंट एलिमेंट जो था वो सिंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स ये जो चार्ज है वो सिर्फ एक एटम के ऊपर डिफाइन है। तो ऐसे ही अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकले जिनमें की चार्ज हो लेकिन वो एक कंपाउंड का रूप एग्जिस्ट करते हो, कंपाउंड का मतलब हो गया कि मोर देन 2 एलिमेंट्स एक साथ मिले हों। आप जानते हैं SO4 में एक मॉलिक्यूल S का है और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं और एटम्स हैं। तो एक एटम सल्फर का है और 4 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का एक से ज्यादा एटम से बनने वाला कंपाउंड। तो इसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स या पॉली एटॉमिक आयन। तो ये जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं ये डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव। ओके, SO4 2 नेगेटिव को हम कहते हैं सल्फेट। इसी तरह से PO4 3 नेगेटिव को हम कहते हैं फॉस्फेट, और CO3 2 नेगेटिव को हम कहते हैं कार्बोनेट। ये आपका आगे चलकर काफी काम आने वाला है, तो इसके बारे में आपको अपनी इंफॉर्मेशन रखनी है। ओके, तो इन्हीं आयंस को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस कहा जाता है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए टॉपिक इतना ही रखते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क।